अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो का मकसद आप दोस्तों को अतायत के हवाले से कुछ बताना मकसूद है। गुज़िश्ता दिनों मुझे इस हवाले से कुछ ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गईं और मुझे अतायत के ख़िलाफ़ काम करने का मौका मिला। और अतायत के हवाले से चूँकि बहुत सी बातें हमने सुन रखी थी, लेकिन फ़ील्ड में जाकर अंदाज़ा हुआ कि अताई किस तरीके से सादा लोग आवाम को लूटते हैं, किस तरीके से उनकी आंखों में धूल झोंकते हैं। असल बात यह है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो लोग ये कहते हैं कि तजर्बा बहुत है जी, इस अताई ने फ़लाँ डॉक्टर के साथ या फ़लाँ हॉस्पिटल में इतने साल काम किया और अब इसको इंजेक्शन लगाना आ गया है या अब ये दवाई दे सकता है, तो ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि बाहर एक ड्राइवर गाड़ी समेत मौजूद है और क्या आप चाहेंगे कि आपकी फ़ैमिली या आप उस गाड़ी में उस ड्राइवर के साथ बैठकर चले जाएं और वो आपको किसी पहाड़ी मुकाम पर ले जाएगा। बस उसको गाड़ी चलानी तो नहीं आती, लेकिन ये किसी ड्राइवर के साथ रहा ज़रूर है तो आपको उम्मीद है पहुंचा ही देगा, तो यकीनन आप उसके साथ सफ़र करना नहीं चाहेंगे। इसी तरह जो अताई हैं, अगर कोई डिस्पेंसर है या कोई उसने किसी डॉक्टर के साथ काम किया है एज अ हेल्पर, तो वो डॉक्टर नहीं हो सकता। अब इन अताइयों की सबसे बड़ी जो नुकसान है वो ये है कि इन्होंने एक आम डॉक्टर की तरह कम से कम एफएससी के बाद जो 12 साल की एजुकेशन होती है, उसके बाद 5-6 साल की एजुकेशन और उसके बाद स्पेशलाइजेशन, इन तमाम मरहलों से वो नहीं गुज़रा होता, उसने वो तमाम सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े होते। उसको तो सिर्फ़ ये मालूम है कि बुखार के लिए कौन सी दवाई देनी है, गला ख़राबी के लिए कौन सी दवाई देनी है, लेकिन वो दवाइयों के असरात और उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में नहीं जानता, डिज़ीज़ प्रोसेस के बारे में नहीं जानता, पैथोलॉजी के बारे में नहीं जानता, और इस दवाई के क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इस दवाई के क्या इंटरेक्शंस हो सकते हैं। और मैं ही आपको ये भी बताता चलूँ कि दुनिया में इस वक्त लोगों के जो मरने की 3 अगर बड़ी वजूहात हम डिस्क्राइब करें, तो सबसे पहले जो एक्सीडेंट्स आते हैं, यानी हादसात में लोग ज़्यादा मरते हैं, और हादसात में भी अगर देखा जाए तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो हैं ये सर फहरिस्त हैं, इनमें लोगों की अमवात ज़्यादा होती हैं। दूसरे नंबर पे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, यानी दिल के अमराज हैं, हार्ट अटैक से या दिल की दूसरी बीमारियों से जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। और तीसरे नंबर पर आप सुनकर हैरान होंगे कि ड्रग इंटरेक्शंस हैं, यानी कि जब बहुत सारी दवाएं इकट्ठी करके एक मरीज़ को दे दी जाएं और डॉक्टर या दवाइयाँ देने वाले को ये मालूम ना हो कि इन दवाइयों के आपस में क्या इंटरेक्शन होंगे और वो मिलकर दवाएं जिस्म पर क्या असर डालेंगी, तो तब उसके जो मोहलिक असरात हैं, जब तक उनके बारे में मालूम ना हो तो ऐसे किसी भी शख्स को इलाज करने का इख्तियार नहीं है। और अतायत में सबसे बड़ा मसला यही है कि जो ओपन मार्केट में 2 नंबर किस्म के अद्वियात हैं, मरीज़ को फ़ौरी तौर पर आराम देने की खातिर इन दवाओं को कई किस्म की फॉर्म्स में आपको दिया जाता है, जैसे कि पुड़ियाँ बनाकर, पाउडर बनाकर, कैप्सूल्स में भर के, या एक बीमारी के लिए सिर्फ बुखार ही के लिए पैरासीटामोल, मेफेनामिक एसिड, आइबुप्रोफेन, इस तरह की अद्वियात को मिलाकर एक खुराक तैयार की जाती है, या फिर उसके अंदर स्टीरॉइड्स मिलाए जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से हमारे यहाँ जो नुकसानात हो रहे हैं, इंसानों की जानों का ज़िया हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए डोजेज़ का नहीं पता। अब इसमें इतनी अहम बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि मैं कुछ ऐसे कोएक्स को भी जानता हूँ जिनके नज़दीक डोज़ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मसलन 6 माह के बच्चे को भी वो वही डोज़ दे रहे होंगे सिरप फॉर्म में, जो कि टैबलेट की फॉर्म में एक एडल्ट को, यानी एक बड़े आदमी को या ख़ातून को दी जाती है दवाई। तो आप सोचें कि उस बच्चे के जिगर और उसके मैदे और उसके गुर्दों पर और उसके बाकी जिस्म के जो सिस्टम्स हैं उन पर उन दवाओं के क्या असरात होते होंगे। फिर इसके अलावा जो अताई का तरीका वारदात है वो बड़ा मुनफरिद इस हवाले से है कि वो आपको असल बात नहीं बताएगा कभी भी। एज अ पेशेंट ये आपका राइट है कि आप जानें कि आपको बीमारी क्या है, आपको दवाई क्या दी जा रही है। अब जितनी भी एलोपैथिक अद्वियात हैं, अच्छी कंपनीज़ उनके साथ लीफलेट्स रखती हैं, उसके साथ पूरा ड्रग लिटरेचर मौजूद होता है जिसको आप देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं।
और अताई जिस हवाले से आपको ट्रीट करता है वो आपको कभी नहीं बताया। मिसाल के तौर पे मैंने एक ऐसे अताई को भी पकड़ा, उसका क्लिनिक सील किया, जो कि साल हर साल से बच्चों को मल्ली नामी बीमारी के टीके लगा रहा था। अब मल्ली कोई बीमारी नहीं है, ये एलर्जी की किसी किस्म को कहा जाता है जो कि छोटे नौमौलूद बच्चों में होती है और वो खुद ब खुद वक्त के साथ ठीक भी हो जाती है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि मल्ली कोई मूज़ी बीमारी है और मल्ली के टीके के नाम पर उस अताई ने पर बच्चा यानी फ़ीकस 500 रुपया फ़ीस रखी हुई थी और 2 या 3 रुपए की दवाई डेक्सामेथासोन इंजेक्शन जो कि वो लोकल मार्केट से परचेज़ करके उन बच्चों को लगाता था और ख़वातीन अपने बच्चों को उठाए उन क्लिनिक्स के बाहर पूरा पूरा दिन खड़ी रहती थी। तो ऐसे तमाम लोगों को के बारे में इनके इस वारदात के हवाले से पर्दा उठाना लाजमी है और मैं आवाम को बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बीमारी नहीं, मल्ली की बीमारी के फ़रेब से बचें और अपने बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ हिफाजती टीकों के मराकज़ में लेके जाएं, मुस्तनद डॉक्टर्स के पास लेके जाएं, एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास लेके जाएं और MBBS डॉक्टर होना चाहिए। बाज़ मरीज़ ये कहते हैं हमें क्या मालूम जी वो डॉक्टर है कि नहीं। किसी के गले में स्टेथोस्कोप लटका हो या उसने बाहर क्लिनिक का नाम लिखा हो तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि वो डॉक्टर है। आपको चाहिए कि आजकल तो PMDC की डिग्री की रजिस्ट्रेशन बाहर लिखना लाजमी है, क्लिनिक के डॉक्टर के नाम का पैड होना चाहिए, उसके ऊपर उसकी डिग्रीज़ लिखी होनी चाहिए, जिसमें सबसे आम डिग्री MBBS है, बाकी डिग्रीज़ उसके बाद आती हैं। अगर वो MBBS नहीं है तो आपको चाहिए कि आप मज़ीद इस बारे में छानबीन करें और ये आपका हक़ है कि आप अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को और ख़ुद को किसी ऐसे डॉक्टर से चेक करवाएं जो कि मुस्तनद है। दूसरा काम ये डॉक्टर जो अताई हैं, जो डॉक्टर्स के भेस में, ये हर मरीज़ को इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन का मतलब ये है कि फ़ौरी तौर पर 15 मिनट के अंदर आराम आ जाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी इंजेक्शन को जो कि गोश्त में लगाया जाता है उसको भी 15 से 20 मिनट चाहिए होते हैं असर करने में और जो टैबलेट आप खाते हैं सेम डोज़ में वो आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर आपके जिस्म का हिस्सा बन जाती है। तो इंजेक्शन लगाने से एक जो सिर्फ़ एक नफ्सियाती तौर पे एक तसल्ली होती है मरीज़ की वो तो हो जाती है, लेकिन इसके नुकसानात क्या हैं कि बाज़ औक़ात इंजेक्शन फ़ौरी तौर पे खून में शामिल होकर शदीद रिएक्शन का बायस बन सकता है और मरीज़ की मौत वाक़ई हो सकती है। दूसरा, ये जिन सुरिंजों से इंजेक्शन लगाते हैं अगर वो डिस्पोजेबल नहीं है और एक ही सुरिंज बार बार इस्तेमाल की जा रही है तो उससे हेपेटाइटिस B, C और HIV यानी एड्स के अमराज होने का ख़तरा होता है। और फिर तीसरे नंबर पर ये अताई ड्रिप्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ड्रिप्स किस मकसद के लिए होती हैं। ड्रिप एमरजेंसीज़ के लिए होती हैं। ऐसे वो मरीज़ जो बेहोश हैं या जो ओरली दवाई नहीं ले सकते यानी मुंह के ज़रिए दवाई नहीं ले सकते और उनकी दवाई वोमिटिंग के ज़रिए ज़ाया हो रही है, तो ऐसे लोगों को फ़ौरी तौर पर ड्रिप्स देनी चाहिए। डिहाइड्रेटेड है एक बच्चा या इंसान, उसको दी जा सकती है, सर्जिकल पर्पस के लिए दी जाती हैं, लेकिन हर पेशेंट को ड्रिप नहीं दी जानी। जो ड्रिप में 4 गिलास पानी होता है जिसमें अगर तो वो ग्लूकोज़ की ड्रिप है तो उसमें 5 या 10% सिर्फ ग्लूकोज शामिल होगा। अगर नॉर्मल सलाइन की ड्रिप है तो उसमें 0.9% सिर्फ आम नमक होगा शामिल। तो मैं सब मरीज़ों से ये कहता हूँ कि आप ये 4 गिलास पानी घर जाकर पी लीजिए, ड्रिप मत लगवाइए। और ड्रिप से भी बहुत ज़्यादा एनाफिलैक्सिस यानी कि शदीद रिएक्शन के चांसेस हो सकते हैं और मौत वाक़ई हो सकती है। ओवर हाइड्रेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं। छोटे बच्चे को या बुज़ुर्गों को अगर ड्रिप तेज़ी से चली जाए तो उनका हार्ट फेल हो सकता है। तो खुदारा आप इन तमाम चीज़ों को समझें, इन अताइयों के फ़रेब में मत आइए। मल्ली के टीकों का कोई सिलसिला नहीं है, कोई बीमारी नहीं है और इसके अलावा ये है कि मल्ली के फ़रेब में भी मत आएँ, जो कि हमारे बेशुमार डॉक्टर ये करते हैं, अताई ये काम करते हैं। और मैं डॉक्टर से भी गुजारिश करूँगा कि अताई का मुकाबला करने के लिए आपको अताई जैसा बनने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको डॉक्टर बनाया है। आप अपने वालिदैन की दुआओं से इस मुकाम तक पहुँचे हैं, आप अपनी मेहनत से इस मुकाम पर अल्लाह के फ़ज़ल से पहुँचे हैं। अल्लाह का फ़ज़ल शामिल हाल ना होता तो आप यहाँ तक ना पहुँच सकते। अब उसका बेहतरीन शुक्र अदा करने का तरीका ये है कि आप आवाम को उस तरीके से ट्रीट करें जिस तरीके से आपको तालीम दी गई है। अगर आप अताई का मुकाबला करने के लिए अताई ही बन जाएंगे और आप भी ड्रिप और टीका प्रैक्टिस को शुरू कर लेंगे अपने क्लिनिक्स पर, उसी तरह पुड़ियों में दवाइयाँ देंगे, होल सेल ओपन मार्केट से दवाइयाँ उठाएंगे जिनकी कोई वारंटी नहीं होती, तो फिर आप में और अताई में कोई फ़र्क नहीं होगा।
आपको एक मुनफरिद नज़र आना है, मुनफरिद आपको उनसे इलाज करना है और इसके बाद आपको लोगों की दुआएं लेनी हैं। तो मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि इन अताइयों के फ़रेब से बचें, सिर्फ मुस्तनिद डॉक्टर्स के पास जाएं और यकीन कीजिए जिस दिन ये अतायत इस मुल्क से ख़त्म हो जाएगी तो यकीनन उस दिन पाकिस्तान के तमाम डॉक्टर्स अगर कोई इस तरीके का इलाज कर भी रहे हैं जो कि कुछ ना कुछ अतायत से मिलता जुलता है, तो वो यकीनन अपने ओरिजिनल तरीका इलाज की तरफ वापस आ जाएंगे। और मेरी ये ख्वाहिश है कि काश इस मुल्क का हर शहरी इस चीज़ को समझ ले कि सेहत के सिस्टम में सबसे बेहतरीन तरीका इलाज इस वक्त एलोपैथी मेडिसिन का है। मैं दूसरे तरीका इलाज को गलत नहीं कहता, तिब है, होम्योपैथिक है, लेकिन होम्योपैथी और तिब वाले अगर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दवाएं इस्तेमाल करें और एलोपैथी की दवाएं, इंजेक्शन और ड्रिप्स का सहारा ना लें तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं, उनसे इलाज करवाना चाहिए। लेकिन जो इस वक्त सबसे ज़्यादा रिसर्च बेस्ड तरीका इलाज है, जिस पे एक मेडिसिन के बारे में आपको बताता हूँ। जब कोई दवाई मार्केट में आती है तो उस पर कई साल के तजर्बात होते हैं और उसके बाद कहीं जाकर उसको मार्केट में लाने की इजाज़त दी जाती है। और फिर फार्माकोविजिलेंस एक सिस्टम है, यानी जिसके ज़रिए आप दवाओं को रिपोर्ट करते हैं और मार्केट में आने के बाद भी अगर उस दवाई में कोई नुक्स पाया जाए या उसमें किसी हवाले से कोई प्रॉब्लम हो या उसका कोई ऐसा इफ़ेक्ट सामने आए जो कि ट्रायल्स में सामने नहीं आया तो उस दवाई को मार्केट से उठा लिया जाता है। तो ये सब आपके हाथ में है। आवाम को चाहिए कि अगर एलोपैथी डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं तो उनकी डिग्री देखें कि वो MBBS हैं कि नहीं, कम से कम MBBS के बाद बाकी तमाम डिग्री स्टार्ट होती हैं। अगर और उनकी डिग्री PMDC से रजिस्टर्ड होनी चाहिए और अब तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की रजिस्ट्रेशन भी लाजमी है पंजाब के डॉक्टर्स के लिए। और जो होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं उनके लिए नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी है, उसकी रजिस्ट्रेशन मस्ट है और इसके अलावा होम्योपैथी के अलावा वो कोई और दवाई देने के मजाज नहीं है। और इसी तरह तिब है, और तिब में मेरे तजर्बे में ये बात आई है कि तिब वाले लोग ज़्यादातर सिर्फ तिब की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होम्योपैथ्स बहुत से ऐसे हैं जो कि एलोपैथी की प्रैक्टिस भी साथ करते हैं। तिब में भी आपको चेक करना है कि जो हकीम हैं उनकी जो डिग्री है नेशनल काउंसिल फॉर तिब से रिकग्नाइज्ड है या नहीं है। और इसमें मैं एक बात चलते चलते बताता चलूँ कि हजामा के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। हजामा सेंटर्स बहुत सारे खुले हुए हैं, तो याद रखिएगा कि हजामा को भी नेशनल काउंसिल फॉर तिब ही रजिस्टर करती है। तो इसके अलावा आप ये किसी से भी इस किस्म का इलाज ना करवाइए। मुझे उम्मीद है कि मेरे अहले वतन इन तमाम चीज़ों पर, मेरी गुजारिशात पर अमल करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।